हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बारे में। तो हम ये वीडियो लेक्चर सीरीज अपना कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री को लेकर के। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ क्वांटम केमिस्ट्री में, तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी एक बार जरूर देख लें, जिससे आपको आसानी से समझ में ये सब आने लगेगा, है ना। क्योंकि जब तक हम कुछ ऑपरेटर्स को नहीं जानेंगे, जब तक कुछ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गए, सबको यहाँ पर यूज़ होता है। पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका। तो एक एक सीरीज वाइज अगर देखते हैं तो हमें आसानी से समझ में आता है। अगर आप देख चुके होंगे या फिर आपको पता होगा तो आज की वीडियो लेक्चर में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बारे में। तो समझते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता क्या है। इस वीडियो लेक्चर में हम रफली क्लासिकल उसका ट्रीटमेंट है उसको देखेंगे। हम क्लासिकल जो मैकेनिक्स क्या बोलता है उसको समझेंगे। ये इंट्रोडक्शन है सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को देखेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है उससे। लेकिन उसको समझने से पहले जब तक हम इसका नॉर्मल वे में नहीं समझेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर को, है ना, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस में नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको क्वांटम वाले को समझना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने दो पार्ट्स में वीडियो सीरीज को बनाया है। तो पहला पार्ट हम देखने वाले हैं आज सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसएचओ। अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का सबसे बड़ा पॉइंट। तो लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर इज आल्सो रिफर्ड टू एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। सबसे पहला क्या है, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर को ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखो, तो सिंस द ऑस्किलेशन आर टेकिंग प्लेस इन वन डायमेंशनल, जब हम जो ऑस्किलेशन हो रहा है अगर उसको सोचते हैं कि वन डायमेंशनली वो ऑस्किलेशन हो रहा है ना, एक ही एक्सिस पे वो ऑस्किलेशन हो रहा है, तब उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। और लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर को जब वो वन डायमेंशनल हो तो क्या बोलेंगे हम, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। इट इज ए देयरफॉर कॉल्ड लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। सिंपल समझ में आ गया आपको। तो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर मतलब एक, जैसे मान लो यहाँ पर रख दिया, इसको ऑस्किलेशन कराया जा रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। लेकिन ये वन डायरेक्शन पे ही हो रही है, एक ही एक्सिस पे हो गया, वन डायमेंशनली हो रही है। तो वन डायमेंशनली होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो क्वेश्चन आपसे लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर आए या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर आए, मीनिंग सेम है, ठीक है। रीजन आपको लिखने अगर पूछा जाता है कि लीनियर क्यों बोला जाता है तो आप लिख पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, द नेचर ऑफ द ऑस्किलेशन इज ए सिंपल हार्मोनिक विच रिफर्स टू ए पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन। तो देखो यहाँ पर जो नेचर ऑफ ऑस्किलेशन है, जो ऑस्किलेशन हो रहा है उसका क्या है, हार्मोनिक ऑस्किलेटर का सिंपल सी ये है कि उसका पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक, जिसको हम लोग पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन बोल रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अगर कुछ हम कर दिए ऑस्किलेटर को ऐसे करके रख दिए है ना, वो इसको ऑस्किलेशन हमें इस टाइप से ऑस्किलेशन कराया जा रहा है। तो ये किस क्या हो रहा है, ये बार बार ये रिपीट होते रहेगा, इस टाइप से रिपीट होते जाएगा ये। तो इस पॉइंट से, ये मिडिल वाले पॉइंट से क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस पे ट्रेवल हो रहा है। इसको क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो क्या हो रहा है आपका, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका, सिंपल सी बात है, ऑस्किलेशन का। ऑस्किलेशन का भी मीनिंग यही होता है। किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर को हम इस टाइप से उसको नीचे कर रस्सी में बांध कर रख दिए हैं, तो फिर उसको ऑस्किलेशन कराया जा रहा है। तो एक पॉइंट से, एक मिडिल पॉइंट से बार बार उसको रिपीट करेगा। वो जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट, वो कहला रहा है आपका इक्विलिब्रियम। उसके जितने भी जा रहा है वो उसका मोशन कहला रहा है। तो इस टाइप से अगर मोशन हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या देखते हैं, हुक्स लॉ होता है। क्या होता है, विच फॉलोज द हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है ये हम देख लेते हैं। that is acceleration is proportional to displacement। displacement क्या है, x, मतलब वो मीन पॉइंट से, जो मीन पॉइंट है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना वो डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो दोनों साइड्स हो रहा है वो, और किसके रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि यहाँ इस पॉइंट से अगर इस टाइप से इसको रखा गया है रस्सी के थ्रू, तो ये इस पॉइंट तक जाएगा वापस, फिर उसी पॉइंट में वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, ये प्रोसेस होते रहता है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर भी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर एक को प्लस लेंगे तो दूसरे वाले को माइनस लेंगे, क्लियर। लेकिन वो उसको वहां तक जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है उसके बाद फिर से वापस आना चाहता है, तो वापस कैसे आता है, तो इस पे एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, उसको रीस्टोर करना चाहता है ना, उसको फिर से वापस लाना चाहता है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम जाता है फिर वापस आता है। तो फोर्स जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है वो कहलाता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है आपका, ऊपर जाना ही डिस्प्लेसमेंट है, जितना आगे चल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, वो उसको अपोजिट ट्राई कर रहा है, क्योंकि जो ऑस्किलेटर है वो तो चाह रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट हो, उसका
डिस्टेंस बढ़े, आगे जाना चाह रहा है, लेकिन उसको रिस्टोरिंग फोर्स अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया। लिखा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उसको हम नॉर्मल वे में लिखते कैसे हैं, तो इसमें लिखेंगे एफ, हम यहाँ पे आर ई एस लिख रहे हैं, रिस्टोरिंग को इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वो, 1 मिनट यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो खींचेगा अपनी ओर। तो ये हो गया। तो इसको मैं और आसान कर दूं तो इसमें कांस्टेंट लगा देता हूं, ये हुक्स लॉ ही है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ही है, हुक्स जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया लॉ है, हुक्स लॉ। इसलिए यहाँ पे हटा दूंगा रिस्टोरिंग फोर्स को, तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे, के एफ लिखना पड़ेगा और एक्स लिखना पड़ेगा। के एफ क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट है जो हुक्स लॉ के द्वारा हमें मिला है। के एफ इज ए फोर्स कांस्टेंट, ये तो हमें मिल गया। लेकिन मैं पहले भी बोला हूं कि दोनों का डायरेक्शन अलग है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है, रिस्टोरिंग फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में काम करने की वजह से आपका रिस्टोरिंग फोर्स आर ई एस, रिस्टोरिंग फोर्स जो भी है ना, ये माइनस के एफ एक्स होगा। सिर्फ माइनस किस लिए, ये माइनस किसको दिखा रहा है आपका, माइनस इसको अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन जो आपको मिला हुक्स से, सिंपल हम जो जानते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा। अब इसमें देखो द फोर्स कांस्टेंट, अब जो फोर्स कांस्टेंट है, जो फोर्स कांस्टेंट हमने ऊपर में पढ़ा, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग की बात करें या फिर, है ना, कोई भी स्प्रिंग ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये एक हमारा वॉल है जिसपे स्प्रिंग को ऐसा लगा दिया गया है और यहाँ पे कुछ एक मटेरियल को लगाया गया है, तो ये खींचता है अपनी ओर ना, स्प्रिंग का काम क्या, अपनी ओर खींचता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स है, वो फोर्स कांस्टेंट कितना फोर्स लग रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंग के नेचर पे। जितना अच्छा स्प्रिंग होगा, जितना मजबूत होगा, ज्यादा अच्छे से खींचेगा, टूटेगा नहीं। सेम चीज, तो ऐसी सेम केमिकल एनर्जी सिस्टम में जो हम, हमारा टारगेट क्या है, केमिकल सिस्टम, जो क्वांटम केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हम किसी केमिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जैसे H2 हो गया, आपका O2 हो गया, हम इसको क्या मान के चलेंगे, ऑस्किलेटर मान के चल रहे हैं ना, अभी आगे देखेंगे। तो केमिकल सिस्टम में द नेचर ऑफ द स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो यहाँ पर स्प्रिंग तो है नहीं हमारे पास, अगर केमिकल सिस्टम में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है या फिर आपका O2 मॉलिक्यूल है, इस टाइप से मॉलिक्यूल्स है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इनके डिपेंड करने का मेन रीजन क्या, आप इनके बीच का बॉन्ड। तो इनके बीच का बॉन्ड जो है वो स्प्रिंग के जैसे काम कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स वापस खींच रहे हैं, वाइब्रेट हो रहा है, उसको फिर से वापस ला रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हम समझते हैं इसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या है। अगर हम हमारे बीच दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, अगर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं तो इनके बीच बॉन्ड के बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। बॉन्ड के बीच में जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, उसको हम एज ऑक्सीलेटर में मोशंस के इक्वल हम इसमें कंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करेगा, कितना इस ज्यादा वाइब्रेशन होगा, कितना कम वाइब्रेशन होगा बॉन्ड्स के बीच में, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा केमिकल बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्चुअली आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला जो पॉइंट है, उसको हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पर एक, अब देखो कोई भी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल मोशन करेगा या फिर वाइब्रेशन मोशन करेगा, तो उसमें एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। जिस मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी होता है वो क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो सेम इसमें भी कोई भी केमिकल सिस्टम है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, इसमें बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। बॉन्ड में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन होने की वजह से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, अभी हम लोगों ने देखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, जब ये हमारा, इसको हम सिंपल सी, जैसे मैंने बोला था, यहाँ से मीन पॉइंट से यहाँ तक मैक्सिमम जा रहे हैं, यहाँ तक, तो जो मैक्सिमम जा रहे हैं ना, वहां पे मैक्सिमम एनर्जी है। जितना जाते जा रहा है उसका एनर्जी बढ़ते जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। वैसी सेम तभी तो उतना ऊपर जा पा रहा है ना, एनर्जी ज्यादा है, तो सेम इधर भी हो रहा है वैसी। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, इसमें देखिए पहले 0 पॉइंट पे 0 है, ये हमारा एनर्जी का डायग्राम दिखा रहा है ऊपर की ओर। तो जैसे जैसे हम इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, जैसे प्लस की ओर जा रहा है, प्लस ए मतलब उसके एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो उसमें एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखो आप बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी आपको बढ़ते जा रहा है मैक्सिमम पॉइंट तक, फिर वापस आता है, फिर 0 में जाएगा, और फिर वैसी एनर्जी आपका बढ़ते जा रहा है दोनों साइड से, क्योंकि दोनों ऑस्किलेशन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, और ये हमारा डायग्राम हो जाता है सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम। यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से माइंड में रखें कि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर किसको मान के चल रहे हैं हम, इसमें किसी भी केमिकल सिस्टम, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स को मान के चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसमें भी सेम ऐसी प्रोसीजर होता है वाइब्रेशनल एनर्जी का, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज करके चल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं, अब देखते हैं द
पार्टिकल इन द बॉक्स, देखो हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था पार्टिकल इन ए बॉक्स इज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो उसमें हमने क्या किया था, पार्टिकल इन ए बॉक्स में x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू एल तक हमने उसको डिफाइन करके रख दिया था, है ना। इन्फिनिटली हाई पोटेंशियल एनर्जी, हम ये भी बोले थे कि वॉल पे भी आपका पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट है बोले थे, और बाहर में भी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट है बोले थे, बस अंदर में हमने 0 बोला था, ठीक है, जो उसको रोक रहा था, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो वॉल है उसमें इन्फिनिट है मैंने बोला था, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बात करो ना, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की बात करो, तो पार्टिकल को रोक के रखता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेयर एज लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर में, इसमें देखो तो इसमें क्या हो रहा है, ए सिस्टम वेयर द वॉल इज नॉट इनफाइनाइटली हाई एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस बट राइजेस ग्रेजुअली टू इनफिनाइट। तो इसमें कोई भी वॉल नहीं है जहां पर इतने पोटेंशियल हाई नहीं है, बस पोटेंशियल क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो जा रहा है पार्टिकल्स उसके साथ ही वो इंक्रीज होते जाता है, बस इसमें ये है, नॉर्मली ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहता है, इसमें फिक्स नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर इज ए यूजफुल मॉडल फॉर ट्रीटिंग द वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें पहले भी बोला कि जो हम पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ट्रीटिंग अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, वाइब्रेशन को समझने के लिए। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, जिसमें मैंने पहले भी बोला एच हो गया आपका, O और O हो गया, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बॉन्ड में वाइब्रेशन होता है, सबके बॉन्ड में वाइब्रेशन को समझने के लिए आसानी होगी, एंड आल्सो रिलेवेंट टू वाइब्रेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका H2O, तो इसमें भी वाइब्रेशन होगा दोनों बॉन्ड्स में, इसको भी समझने के लिए आसानी होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं क्लासिकल ट्रीटमेंट, मॉडल ऑफ वाइब्रेशन मोशन। तो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के थ्रू हम किसको समझने का ट्राई किए, वाइब्रेशनल मोशन को, है ना। इसको क्लासिकल ट्रीटमेंट के थ्रू देखते हैं वाइब्रेशनल मोशन को, और इसी को हम लोग फिर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी देखने वाले हैं, ठीक। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले मैं बता दूं, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम, ये मास का एक पार्टिकल ले लिया हम लोग, ये वन डायमेंशनली मूव कर रहा है स्पेस पे, है ना, एक्स एक्सिस पे, एंड इज अट्रैक्टेड टू द कोऑर्डिनेट ओरिजिन बाय फोर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। सेम बोला है, इसमें भी वन डायमेंशनल पार्टिकल मूव कर रहा है, वो फिर से वापस अपने आ रहा है, वापस पोजीशंस पे हार्मोनिक ऑस्किलेटर की जैसे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, हुक्स लॉ क्या काम कर रहा था हमने देखा अभी, हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स जो था, है ना, वो माइनस के एफ एक्स था, जहां पे के एफ को मैंने पहले ही बताया क्या, ये फोर्स कांस्टेंट है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया ऊपर में, है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ के थ्रू। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू ए में, किसी भी पार्टिकल का फोर्स जो उस पर लगता है कितना, उसके मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसको एफ इज इक्वल टू ए में, ये क्या है हमारा पर यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और एफ क्या है आपका, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, क्लियर है। ऊपर में भी मैंने बता दिया, एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, और के एफ मैंने बता दिया फोर्स कांस्टेंट है। तो ये हो गया दोनों इक्वल। अब यहाँ पर वेयर एज ये तो हमने बता दिया है ना, मास ऑफ द पार्टिकल है, फिर मास ऑफ द, देखो मास ऑफ द सिस्टम भी बोलेंगे हम, जो केमिकल सिस्टम बोल रहे हैं वही हमारा क्या कलर है, पार्टिकल या फिर सिस्टम, ठीक है। और एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन ऑफ है, ये भी सिस्टम लिख देंगे। सिस्टम का मतलब यहाँ पर केमिकल सिस्टम है, क्या है, केमिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम मतलब और कुछ नहीं, केमिकल सिस्टम। तो अब दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों एफ को दिखा रहा है, तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू ए में है, और एफ इज इक्वल टू इधर क्या है, माइनस के एफ एक्स है, दोनों को इक्वल कर देता हूं, तो ए में इज इक्वल टू माइनस के एफ एक्स हो गया। तो अब देखो, अब मैं पहले ही बता दूं कि आपको, जैसे एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हमारा बेसिक एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन एक बार करना रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वेलोसिटी होता है, वैसे सेम एक्सेलरेशन क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएशन होता है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, डी टी स्क्वायर हो गई है, क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, मतलब दो बार जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो कहलाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे उसी को यूज करेंगे, डी स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर, इधर क्या बचा आपका, माइनस के एफ एक्स, क्लियर यहाँ तक। अब ये बच गया, तो इसको आप नॉर्मल वे में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एम को नीचे ले जाते हैं, तो इसको लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एफ एम एक्स, एक तरफ ले आते हैं इसको, तो कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर आकर के एफ प्लस हो गया ना, के एफ, यहाँ पे याद रखेंगे ना, के और एफ क्या है, एफ अलग से नहीं है ना, एफ उसको बस फोर्स कांस्टेंट को दिखाने के लिए, तो के स्मॉल एफ लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया।
अब इतना होने के बाद इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं देखो क्या लिखे हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबो इक्वेशन गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो इसका जब जनरल सॉल्यूशन अभी लिखने वाला हूँ वो क्या दिखाता है, जो भी ऑस्किलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, जो लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर का फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबो इक्वेशन इज द, कैसे जनरल, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ये a साइन 2 पाई म्यू टी। क्लियर है, ए साइन, ए आपका कांस्टेंट हो गया एम्पलीट्यूड वाला फॉर्म में, और आपका म्यू क्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, म्यू बोले या फिर वी बोले स्मॉल में। ठीक है, ये क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है। तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार क्या करना है, डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स बाई डी टी करता हूँ मैं इसको, डी एक्स बाई डी टी, तो क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट होगा। तो आपको मैं बता दूं डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। और जो सामने वाला टर्म है, जैसे इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 पाई वी टी है ना, तो इसमें साइन एक्स के फॉर्म, साइन टी के फॉर्म में, हमें साइन टी के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, हमें साइन टी के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है ना, तो डी बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पाई म्यू बाहर आ जाएगा, और आपका ये हो जाएगा कॉस 2 पाई म्यू टी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको डायरेक्टली, ताकि उसके आसानी से हमें समझ में आएगा ये पूरा। तो ये हो जाएगा आपका ए तो बाहर में ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है कॉस, तो ये हो जाएगा 2 पाई म्यू कॉस 2 पाई म्यू टी, पहला हो गया। अगर इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, तो दो बार करेंगे तो डी एक्स का स्क्वायर और डी टी का स्क्वायर, दो बार करेंगे तो फिर से कॉस का क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स। अगर कॉस एक्स का निकालते हैं हम लोग तो क्या होता है पता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स। तो सेम होगा, तो ए 2 पाई म्यू, ये तो पहले से वाला है, अब इसका हम सेपरेट करेंगे तो इसका फिर इसका 2 पाई म्यू बाहर आएगा, 2 पाई म्यू बाहर आएगा, और माइनस भी बाहर आएगा, क्योंकि माइनस साइन होता है ना, तो माइनस साइन 2 पाई म्यू टी हो जाएगा। तो यहाँ पर और ए भी आएगा ना, सॉरी यहाँ पर ए भी आएगा, तो ए और ए, मैं यहाँ पे ए का स्क्वायर लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ए। ठीक है, तो ए और ए स्क्वायर हो गया, और माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस इसमें है ही। तो देखो माइनस बाहर आ गया, ए का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 2 और 2 4 पाई का स्क्वायर और म्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या बचा यहाँ पर, साइन 2 पाई म्यू टी। साइन क्या बचा, 2 पाई म्यू टी बचा साइन का केस में। ठीक है, वन मिनट यहाँ पर थोड़ा, यहाँ से मिस्टेक हो गया है ना, इसको फिर से थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर ए अलग से नहीं आएगा, जो ए को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर हम करेंगे ना, तो ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया, 2 पाई म्यू पहले से है, इतने को बस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई म्यू, ये हो जाएगा कॉस, सॉरी साइन 2 पाई म्यू टी हो जाएगा। अब सही है, ए नहीं होगा। ठीक है, तो ए बाहर ही रहेगा, 2 और 2 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, वी का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है हमारा, साइन 2 पाई म्यू टी है। तो अगर मैं, हाँ ये याद रखना है कि माइनस आएगा, क्योंकि साइन है तो माइनस तो आएगा, तो माइनस रहेगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो -4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद ए लिखता हूँ मैं, ए साइन 2 पाई म्यू टी, क्लियर। ए को बस अंदर लिखा हूँ मैं, और कुछ नहीं किया हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा, यहाँ पर एक्स क्या है, ए साइन 2 पाई म्यू टी क्या है, एक्स है, तो मैं इसको लिखता हूँ 4 पाई की स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इसके जगह क्या लिखूंगा, एक्स, इसके जगह क्या लिखूंगा, मैंने एक्स लिख दिया, क्योंकि ऊपर में हमने देखा इस इक्वेशन को, देखो हमने ये सॉल्यूशन को लिखा ना, तो एक्स इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ए साइन 2 पाई म्यू टी इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम लोग ना। तो इतना तो मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर निकल गया। क्या निकला, डी स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर निकल गया। और ऊपर के इक्वेशन में देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है, देखो इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन में लिखूँ इसको इस फॉर्म में, डी स्क्वायर एक्स और डी टी का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा, माइनस के एफ एक्स और एम, तो दोनों को इक्वल कर दूंगा, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन मान लो लिखते हैं इसको फोर्थ, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर
इसको थर्ड लिख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वल कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपको इधर क्या बचा है -4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स है, इधर क्या बचा है माइनस के एफ एक्स बाई एम बचा है, के एक्स एम बाई ए बचा है। अब दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स और क्या बचा है के एफ एक्स बाई एम। तो यहाँ पर से सबको एक तरफ लेता हूँ मैं, ओनली किसको छोड़ता हूँ, वी को छोड़ता हूँ बस, है ना, वी को बस छोड़ता हूँ यहाँ पर, बाकी सबको मैं क्या करूँगा एक तरफ लूँगा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट उससे पहले एक्स और एक्स कट गया, एक्स और एक्स कटा तो क्या बचा 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एफ और बचा एम। तो वी स्क्वायर किस तरफ लेता हूँ, बाकी सबको एक तरफ ले लेता हूँ, के एफ अपॉन एम, नीचे में क्या आ जाएगा आपका 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अगर मैं वी निकालूँ तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के एफ और आपका एम 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा और पाई के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अब ये क्या बचेगा आपके ऊपर नीचे में के एफ बचेगा और एम। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, हमने कैलकुलेट कर लिया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। किसके किसके फॉर्म में, ये है फोर्स कांस्टेंट, ये है मास, ये है पाई, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमने 50% डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट बचा एक, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको, ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, ये काम आता है ना, इस इक्वेशन को याद रखना है आपको फ्रीक्वेंसी के फेस में। अब हम देखते हैं इसको सेकंड फॉर्म में किसका निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल सी बात है, एफ इज इक्वल टू एफ, जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी डिफाइन होता है, डी पी बाई डी एक्स के फॉर्म में, जहाँ वी क्या है आपका पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल एनर्जी को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस डी वी बाई डी एक्स, जितना भी उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा उतना उस पर एनर्जी उसका जनरेट होगा ना, मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट होगा, और हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, हमने ग्राफ में क्या देखा, इस फॉर्म में देखा था इसको। तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, बट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो फोर्स हमें पता है फोर्स इधर ज़्यादा लगता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की ओर जाने पे ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए माइनस लगाए हैं यहाँ पे। तो इस माइनस को मैं इक्वल कंपैरिजन कर दूंगा एफ की जगह, तो यहाँ पर मैं रीस्टोरिंग फोर्स लिखता हूँ, जो रीस्टोरिंग फोर्स हमने कैलकुलेट किया था माइनस के एफ एक्स, तो इस फोर्स की जगह मैं इसको पुट करूंगा तो माइनस डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बचा माइनस के एफ बाई के एफ एक्स बचा, क्या बचा के एफ एक्स। क्लियर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बचेगा डी वी बाई डी एक्स, वी है ना कैपिटल वी है, और यहाँ पर के एफ एक्स। क्लियर। तो के एफ एक्स हो गया, तो डी वी इज इक्वल टू मैं लिखूंगा तो के एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स को यहाँ कर दिया मैं। उसके बाद इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट एबो इक्वेशन। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन का यूज करेंगे हम, तो डी वी को लिख देते हैं ये, और इधर आपको लिख देंगे के एफ एक्स डी एक्स। मैं बता दूं इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे कि हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है एक्स, तो ऐसे यहाँ पर डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा वी, और आपका एक्स का इंटीग्रेशन होगा वी। इसको देखते हैं, तो इसका इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन, उसके उससे पहले मैं ये भी बता दूं है ना। अब उसके बाद एक होता है एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन के लिए क्या फार्मूला है, तो एक्स सिंपल, अगर जनरल फार्मूला देखेंगे एक्स टू दी पावर एन, अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन होता है। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन है तो एक्स की पावर वन प्लस वन और वन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा ये एक्स टू दी पावर टू, और नीचे में हो जाएगा भी टू, नीचे में भी क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो देखो डी वी का इंटीग्रेशन मैंने बता दिया वी, यहाँ पर के एफ तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बचा क्या एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो के एफ इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू, तो क्या बच गया 1/2 के एफ एक्स का स्क्वायर। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। रफली बुक में कैसे लिखा रहता है, तो बुक में v इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर लिखा रहता है। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, हमने कैलकुलेट कर लिया सिंपल, और हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी के लिए जो डेरिवेशन था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इस इक्वेशंस को आपको समझना है, ये क्लासिकल ट्रीटमेंट है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वांटम में जाएंगे तो भी इसको यूज़ करने वाले हैं, तो इसको आसानी से समझना है और आपको याद भी रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक।
जहाँ पे मैंने बता दिया है x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, k क्या है आपका फोर्स कांस्टेंट है। जहाँ पर भी मैंने kf यूज़ किया है इस पूरे वीडियो में, kf यूज़ किया मतलब k बड़ा है और स्मॉल में f, बस kf का इसका मतलब ये है कि वो फोर्स कांस्टेंट को दिखा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आपको सही लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर।